हाथों को खुला हुआ घुटने पे रख लें, आसमान की तरफ करके ढीला छोड़ दें, हाथों को कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। 3 बार हम ओम ध्वनि का नाद करेंगे, 3 बार शांति नाद करेंगे। धीमी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, पुनः सांस भरें ओम नाद के लिए। हाथों को आसमान की तरफ करके खुला हुआ रखें। आपके जो हाथ है, हथेली है, ये एनर्जी डोर्स का काम करती है। हथेली को डाउन करने से आपके डोर्स क्लोज हो जाते हैं, बॉडी का एनर्जी फ्लो क्लोज हो जाता है। विनय जी, आप भी हथेली आसमान की तरफ करके घुटनों को रिलैक्स करके ढीला करके छोड़ दीजिए आसमान की तरफ, और थोड़ा पीछे करके हाथ को रखिए ताकि हाथ हैंगिंग पोजीशन में ना लटके नहीं, पीछे करके हाथ पास दैट्स इट। गहरी सांस लीजिए ओम नाद के लिए। सिर्फ नाद ही नहीं करें, नाद करते समय मन में ऐसा भाव रखें जैसे हम ओमकार की नाद से, उसकी ध्वनि की ऊर्जा से, मन की तरंगों से शरीर के कण कण को, बॉडी के हर एक एटम को, सेल को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं सिर से लेकर पैर तक ध्वनि की तरंगों से। फिर से मुस्कान के साथ सांस भरें नाद के लिए। साउंड एनर्जी के वाइब्रेशंस को अपने कण कण में महसूस करें, फील करें। फिर से मुस्कान के साथ एक बार और नाद के लिए गहरी सांस लें। तीन बार शांति नाद के लिए सांस करें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और हृदय के केंद्र पर अपने दोनों अंगूठों को मिला के ले आए। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए शीश झुकाएं, अपने भीतर स्थित ईश्वर को नमन करें। सभी गुरुजनों को महर्षि पतंजलि को नमन करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए सिर को ऊपर उठाएं और धीरे से आंखें खोल लें। हम प्राणायाम से आरंभ करेंगे, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण हम नॉर्मली ऑक्सीजन से ले लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन ही समझते हैं प्राण को। प्राण का वैसे बहुत गहरा मतलब होता है, लेकिन अभी हम फिलहाल प्राण का मतलब ऑक्सीजन समझ लेते हैं। आयाम मीन्स होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंड करना, लंबा करना। तो जब हम अपने शरीर में जो प्राण ऊर्जा व्याप्त है उसको लंबा कर देते हैं, ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, उसे उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को प्राणायाम कहते हैं। तो अब हम चलिए लंग्स के बारे में, समय मिलेगा तो एंड में फिर से बता दूंगा या नेक्स्ट वीक बता दूंगा। लास्ट वीक भी मैंने लंग्स के बारे में बताया था कि जो लंग्स है उनका जो स्ट्रक्चर होता है ऊपर से पतला होता है और नीचे तक आके चौड़ा हो जाता है। तो जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो जैसे हम, ये ग्लास है,
ग्लास में अगर हम पानी डालेंगे तो सबसे पहले पानी बेस पे भरेगा, फिर मिडल में भरेगा, फिर टॉप पे भरेगा। लेकिन अगर इसमें हम एयर डालेंगे, हवा डालेंगे, तो सबसे पहले ऊपर भरेगा और हवा डालेंगे तो मिडल में जाएगा और हवा डालेंगे तो नीचे जाएगा। उल्टा होता है हवा और पानी का वॉल्यूम का जो भरने का प्रोसेस है। तो इसी तरह से हम जब थोड़ी सी सांस बस लेकर छोड़ देते हैं तो आपके लंग्स का ऊपर का जो पतला वाला हिस्सा है, जो कि पूरे लंग्स के वॉल्यूम का जस्ट 10% है, वो केवल फंक्शन करता है 90%, 70 to 90% लंग्स आपका मिडिल से लोअर लेवल तक रह जाता है। और जो लोअर सेक्शन है आपका लंग्स का, वो सबसे ज्यादा है, वो अकेले 50%। मिडिल और अपर मिला के 50% होता है और अकेले लोअर सेक्शन लंग्स का जो है वो 50% होता है। तो हमारा 70 to 90% लंग्स फंक्शन करता ही नहीं डे टू डे लाइफ में जो हम ब्रीथ करते हैं। इसीलिए हमारे तो बॉडी का जो साइंस है वो कहता है कि हम बॉडी के जिस ऑर्गन से कम काम लेते हैं, बहुत लंबे समय तक या काम लेना बंद कर देते हैं, उस बॉडी के सेल्स डीजनरेट होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं, डिसफंक्शन होने लगते हैं, फाइब्रोसिस होने लगता है, उनके अंदर जकड़ जाते हैं। आप इस हाथ को हिलाना बंद कर दीजिए, 1 महीने तक ये हाथ यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स में जिनसे काम लेना बंद कर देते हैं वो डेड होने लगते हैं धीरे धीरे। तो हमें इसीलिए लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। ऊपर से हमारी और भी अगर कोई ऐसी हैबिट्स है, स्मोकिंग की हैबिट है, या हम कहीं किसी ऐसे मेट्रो, दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में रहते हैं जहां पे वैसे 20 सिगरेट के बराबर धुआं लंग्स में जा रहा है, तो वो और वर्स होता जाता है। दूसरी चीज है कि जब आप नॉर्मल ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आप 500 ml ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। लेकिन जब आप प्राणायाम करते हैं या इंटेंस वर्कआउट कोई करते हैं, जैसे फुटबॉल खेलते हैं या 100 मीटर स्प्रिंटिंग करते हैं, इतना इंटेंस कोई वर्कआउट करते हैं, बैडमिंटन खेलने से नहीं होता, लेकिन फुटबॉल खेलने से जरूर होता है, स्प्रिंटिंग करने से होता है, जॉगिंग करने से भी एक्टिवेट नहीं होते 100%, केवल 50-60% तक होते हैं एक्टिवेट। जब आप प्राणायाम करते हैं, योगिक एक्सरसाइज बैठे बैठे ही करते हैं, तो आप अपने लंग्स को 100% जो है काम में ले आते हैं, अपनी पूरी क्षमता से अपने फेफड़ों से काम लेते हैं। जब पूरी क्षमता से काम लेते हैं तो उसमें से वापस से उसकी जो सेल्स है वो रीजनरेट होने लगती है। जैसे बलून है, बलून छोटा सा होता है, जब आप पैकेट से निकालते हैं उसको फुलाते हैं एक बार और छोड़ देते हैं, तो उसका जो पिचकने के बाद जो साइज होता है वो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसको कई बार फुलाते हैं और छोड़ देते हैं तो उसका साइज पिचकने के बाद भी नॉर्मली और बड़ा हो जाता है। तो लेकिन वो फूड भी ज्यादा फुलाइए, लंग्स के साथ ऐसा नहीं। लंग भगवान ने ऐसा दिया कि आप जितनी कैपेसिटी से आप उसको फुलाएंगे, अपने आप आपकी बॉडी जो है, आपका इंस्टिंक्ट आपको बॉडी बताएगी कि कितने के बाद आपको हवा वापस निकाल देंगे। उसके बाद वो ब्रीदिंग करेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा अपनी क्षमता के बाद। इसी तरह से जब वो श्रिंक होगा तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से श्रिंक होगा, उससे ज्यादा आप उसको श्रिंक भी नहीं कर सकते, स्क्वीज भी नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे करते करते जब आप उसकी पूरी क्षमता को चैलेंज करेंगे बार बार, तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो 500 ml है, नॉर्मल जो आप ब्रीथ कर रहे हैं अभी। जब आप प्राणायाम ब्रीदिंग करते हैं तो इट इंक्रीजेस गोज अप टू 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स एंड अप टू 20 टाइम्स एज वेल। यानी कि 500 ml से वो 5000 ml, 10,000 ml, 15,000 ml ऑक्सीजन इनहेलेशन तक पर ब्रीथ चला जाता है। तो अब आप सोचिए, सिर्फ एक ब्रीथ में इतना डिफरेंस, 24 घंटे में कितना डिफरेंस, और पूरी लाइफ में कितना डिफरेंस। तो आप जब यौगिक ब्रीदिंग करते हैं, एक तो हो गया प्राणायाम, प्राणायाम में रेचक, पूरक, कुंभक तीनों चीजें होती हैं। रेचक मतलब हो गया सांस लेना, पूरक मतलब हो गया सांस छोड़ना। तो जब आप सांस लेके और सांस छोड़ते हैं तो 1 ब्रीथ काउंट होती है। एक सांस तब होती है जब आप सांस लेके और सांस छोड़ देते हैं। कुंभक मतलब होता है रिटेंशन और होल्डिंग और ऑफ योर ब्रीथ, मतलब सांस को रोक लेना, सांस भर के रोक लेना और सांस निकाल के रोक लेना। तो जब आप रेचक पूरक के बीच में कुंभक का भी अभ्यास करते हैं तो वो प्राणायाम हो जाता है। जब आप सिर्फ सांस लेते, गहरी सांस लेते हैं, पूरा पेट फूले, सीना फूले, कॉलर बोन एक्सपैंड हो, और पूरा जब सांस छोड़े तो कॉलर बोन कोलैप्स हो, चेस्ट कोलैप्स हो और नेवल आपका स्पाइन की तरफ अंदर चला जाए, इसको योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपको धीमी गहरी योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करते रहना चाहिए। आप ऑफिस में चेयर पे बैठे हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, योगिक ब्रीदिंग करते रहिए, धीमी गहरी सांस पूरा लेते रहिए, छोड़ते रहिए। जब आप योगा कर रहे हैं या आपको अपने माइंड को शांत करना है, कुछ भी ऐसा फ्री बैठे हुए हैं जहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आप प्राणायाम कर लीजिए योगिक ब्रीदिंग के साथ रिटेन करके। जब आप रिटेंशन के साथ करते हैं
तो आपके बॉडी का हर एक सेल ऑक्सीजन सैचुरेशन में पहुंचने लगता है। जब सांस को बाहर निकाल के रिटेन करते हैं, होल्ड करते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड के आसपास, तो जैसे होता है कि आपको बहुत तेज भूख लगी और आप फिर भोजन करें, आपको बहुत तेज प्यास लगी और फिर आप पानी पिए, तो आपकी बॉडी फुल्ली उस चीज को, उस तत्व को एब्जॉर्ब करती है, उस भोजन को, उस पानी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करती है। बिना प्यास के पानी और बिना भूख के खाना बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, वो वापस से वेस्ट में निकल जाता है, आमा बढ़ाता है। इसी तरह से आपका बॉडी में पहले से ही मान लीजिए ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन जो है, जो आपके सेल्स भी हैं, सेल्स में कल मैं आपको विनय जी बता रहा था कि आपके रेड ब्लड सेल्स में मायोग्लोबिन और जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ योर सेल। तो आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी क्रिएशन होता है, जो भी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एनर्जी बनती है ग्लूकोज को ब्रेक करके, तो वो जो भी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। और मायोग्लोबिन वो चीज है जिसके अंदर एक हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है ब्लड में। हीमोग्लोबिन जो है, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही वो चीज है जो आपके ब्लड के साथ आपके जहां पे भी एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी को ग्लूकोज को ब्रेक करके कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन सबसे जरूरी है। इसीलिए जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, अदरवाइज बॉडी की हर एक सेल डेड होने लगेगी। तो जब हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 मॉलिक्यूल्स जो है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैरी करता है। जो मायोग्लोबिन है वो सिंगल 1 मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन कैरीज 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप योगा करते हैं तो आपके बॉडी में रेड मसल फाइबर्स वो बढ़ने लगते हैं, नंबर ऑफ रेड मसल फाइबर्स बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ता है और जिसकी वजह से मायोग्लोबिन, नंबर ऑफ मायोग्लोबिन बढ़ता है। तो व्हाइट मसल फाइबर भी बढ़ते हैं, जब आप होल्डिंग पोस्चर्स करते हैं व्हाइट मसल फाइबर्स भी बढ़ते हैं, लेकिन व्हाइट मसल फाइबर्स मेनली एंड्योरेंस के लिए होते हैं, ताकत के लिए होते हैं, जबकि जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं वो आपकी स्टेमिना के लिए होते हैं और स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। कोई काम लंबे समय तक कर पाए, स्टेबल रह के कर पाए, माइंड और बॉडी स्टेबल रह पाए, उसके लिए रेड मसल फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विचिंग मसल फाइबर्स। तो आपके जो है बॉडी में जब दोनों मसल फाइबर्स इक्वली बढ़ने लगते हैं, तो आपका पहली चीज जो आप खाना खाते हैं वो खाना ब्लड में ग्लूकोज के फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में ना जाके मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है, और एक्सेस जो होता है वो कैलोरीज में बर्न आउट होके आप एक्सरसाइज जब करते हैं तो वैसे ही निकल जाता है। और जो आपका रेड मसल फाइबर्स में बढ़ता है तो उसकी वजह से चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ रहा है, तो जिसको शुगर डायबिटीज 5 तरह का होता है, 5 टाइप ऑफ डायबिटीज होती है। तो अब मैं नॉर्मल टाइप 1, टाइप 2 और प्री डायबिटिक में आ जाता हूँ। टाइप 2 में अगर हम बात करें, टाइप 1 होता है जिनके अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, और टाइप 2 में और अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज होते हैं। तो टाइप 2 में आ जाते हैं जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यानी कि बॉडी में अगर एनर्जी डेवलप बनाना है तो इंसुलिन जो है जाता है और ऑक्सीजन के साथ जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक करके उसको ताकत देता है, एटीपी बनाता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस जब डेवलप हो जाता है तो इंसुलिन पैनक्रियास बना रहा है, लेकिन उसकी वजह वो उसको यूज नहीं कर पा रही बॉडी, आप भूल गई है इंसुलिन को यूज करना। तो जब आपका रेड मसल फाइबर्स में मायोग्लोबिन बढ़ने लगता है और माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ने लगता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होने लगता है धीरे धीरे, आपकी बॉडी उसको यूज करना सीख जाती है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल, प्राणा का संचार बढ़ रहा है। तो ये इसके पीछे साइंस है। धीरे धीरे जो है ये आपकी बॉडी इससे इसके करीब आने लगेगी और आपको खुद ही फील होगा कि जो है ये सब चीजें रिवर्स होने लगी। ये सिर्फ इसके ही लिए नहीं है, ये कैंसर के लिए भी। कैंसर सेल्स भी ऑक्सीजन सैचुरेशन में सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो अब हम चलिए सबसे पहले भस्त्रिका का एक दूसरा वेरिएशन से हम शुरू करेंगे। दोनों हाथों को सांस छोड़ के सामने की तरफ इस तरह स्ट्रेट करके सामने की तरफ इस तरह कर लीजिए, और मेक श्योर कि आपके साइड में पूरी एनफ स्पेस हो और पीछे भी एनफ स्पेस हो, अपने बाहों को पीछे फैलाने के लिए भी एनफ स्पेस हो। आगे जब हम हाथ ले जाते हैं तो आपके लंग्स कोलैप्स, कॉन्ट्रैक्शन होता है और चेस्ट कोलैप्स होगा। जब हम पीछे ले जाएंगे तो आपका चेस्ट एक्सपैंड होगा और लंग्स जो है एक्सपैंड होंगे पीछे की तरफ। तो इस चीज को ध्यान रखें, जब आगे ले जाएंगे तो कोलैप्स हो रहा है तो पूरा 100% क्षमता से सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, और सांस भरते हुए जब पीछे ले जाएंगे पूरा एक्सपैंड, फुल एक्सपैंड करिए चेस्ट को, तो लंग्स पूरा जगह मिलेगी, लंग्स को पूरा एक्सपैंड होने की जगह मिलेगी और सांस भरेंगे। तो चलिए आगे हाथ कर लीजिए और पूरी क्षमता से पहले सांस छोड़ दीजिए, हाथों को मिला लीजिए, जैसे ताली बजाते हैं हाथ मिला लीजिए।
सांस भरते हुए दोनों हाथ पूरी क्षमता से सांस भरते हुए ऊंचाई सांस भरिए और पीछे ले जाइए। पूरी सांस छोड़ते हुए झटके से आगे ले आइए, पूरी सांस झटके से छोड़िए और सिर भी झुकाइए। पूरी सांस भरते हुए पीछे ले जाइए और सिर को भी पीछे ले जाइए। ओपन करिए चेस्ट को, आगे ले जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम करें। 10 बार करने के बाद हथेलियों को खुला हुआ आसमान की तरफ करके घुटने पर रख ले, ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर में जो झंझनाहट आपके हो रही है, ऊर्जा का बढ़ा हुआ संचार है, प्राणा का संचार बढ़ा हुआ है शरीर के कण कण में, उसे फील करें, उसे लेकर सजग हो जाए। आपकी बॉडी का हर एक एटम धीरे धीरे ऑक्सीजन सैचुरेशन पे पहुंचेगा और जैसे जैसे प्राणा का संचार शरीर के कण कण में बढ़ेगा, वैसे वैसे मन और शांति की ओर अग्रसर होता जाएगा। मुस्कान के साथ धीमी गहरी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। फिर से दोनों हाथों को उठाएं दूसरे राउंड के लिए। सामने की तरफ फिर से हाथ छोड़े, पूरा हाथ मिला लीजिए, फ्लैक्स कर लीजिए चेस्ट को, हेड डाउन कर लीजिए, सांस पूरी बाहर छोड़िए और हेड डाउन कर लीजिए। पूरी सांस पूरी क्षमता से भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाइए और सिर को भी पीछे ले जाइए। 1 सांस छोड़ते हुए पूरी क्षमता से, 100% क्षमता से आगे। 2 आगे। 3 आगे। 4 आगे। 5 आगे। 6 आगे। 7 आगे। 8 आगे। 9 आगे। 10 आगे। चक्र पूरा करें, विश्राम करें। Feel the energy vibrations in every cell, every particle of your body. Feel the sensation across your body. ऊर्जा का संचार बढ़ा हुआ है, पूरे शरीर के कण कण में व्याप्त है। मन पहले से और शांत हल्का होता जा रहा है। सजग रहें सब बातों को लेकर, इन सभी परिवर्तनों को लेकर। Be mindful about these changes that is happening in your body, in your breath and your सांसें भी बदल रही, सांसों की गति पर ध्यान दें, तापमान पर। Notice the change in temperature and volume of your incoming and outgoing breath. आती और जाती सांसों में समानता, एक रूपता स्थापित हो रही है धीरे धीरे। मुस्कान के साथ इन सभी बातों को स्वीकृति देते हुए एक और धीमी लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें धीरे धीरे। तीसरे और अंतिम राउंड के अभ्यास के लिए फिर से सामने की तरफ दोनों हाथों को रखें, पूरी सांस छोड़ते हुए हेड डाउन करें और पूरी क्षमता से इस बार करेंगे। पूरी क्षमता से सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएं, सिर को पीछे ले जाएं, आंखें बंद करके करें। 1 आगे। 2 आगे। 3 आगे। 4 आगे। 5 आगे। 5 आगे। 6 आगे। 7 आगे। 8 आगे। 9 आगे। 10
आगे चक्र पूरा करें, हाथ नीचे करें, विश्राम, आंखें बंद करके विश्राम करें। शरीर में ऊर्जा के पूरा बढ़े हुए प्रवाह, सांसों की गति और तापमान, और मन में विचारों का आना जाना सीमित, भावनाओं का सकारात्मक होना, इन सभी परिवर्तनों को लेकर सजग होते हुए आंखें बंद करके विश्राम करें। विश्राम, कपालभाति करेंगे। मुस्कान के साथ एक और धीमी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। सावधानियां, अगर किसी को हार्निया, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अगर इनमें से कुछ भी है तो या तो नहीं करेंगे कपालभाति, या 2 स्ट्रोक्स के बीच में ज्यादा गैप रखेंगे और स्ट्रोक को कम फोर्स से अप्लाई करेंगे। दोनों हथेलियों को घुटने की तरफ करके रख लें, एल्बो को हल्का सा उठा लें ताकि आपका डायफ्राम अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा कर सके, आपके लंग्स को और नेवल को अंदर ज्यादा दबा सके, आप फोर्सफुली स्ट्राइक कर सके। स्पाइन को सीधा रखें, चिन पैरेलल टू अर्थ, सिर मत झुकाइएगा, ऊपर भी मत करिए सिर को। मेनका जी नॉर्मल रखिए, न्यूट्रल रखिए। धीमी गहरी सांस लें, अपने हिप मसल्स को अंदर और ऊपर खींच ले, अपने मल द्वार को बंद करके मूल बंद लगा लें। फोर्सफुली ब्रीथ आउट करें, सांस प्रयत्न पूर्वक जबरदस्ती झटके से छोड़ें और नाभि को रीढ़ की तरफ ढकेलें। धीरे से ढीला छोड़ दें और अपने आप सांस भर जाने दें। दूसरी बार फिर से इसी तरह से सांस प्रयत्न पूर्वक झटके से छोड़ते हुए नाभि को स्ट्राइक करें अंदर की तरफ, ढीला छोड़ें, भरने दें। 20 बार और करें। 1 2, आंखें बंद करके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम करें, हथेली आसमान की तरफ कर लें, ढीला छोड़ दें। मुस्कान के साथ एक और धीमी गहरी सांस लें, धीरे धीरे पूरी तरह से छोड़े बाहर। फिर से हथेली घुटने की तरफ करें, एल्बो उठा लें हल्का सा, स्पाइन स्ट्रेट रखें, हेड को न्यूट्रल रखें, चिन पैरेलल टू अर्थ। सांस भरें, मल द्वार को बंद करें, मूल बंद लगा लें, मसल खींच लें और प्रयत्न पूर्वक फोर्सफुली पूरी क्षमता से सांस छोड़ते हुए नाभि को स्ट्रेट करें अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छोड़ दें ढीला, विश्राम करें, हथेली आसमान की तरफ कर लें, ढीला छोड़ दें, उंगलियों को नेचुरल कर्ल जाने दें। सॉफ्टली क्लोज योर आईज। अपना ध्यान सांसों पर रखें, सांसों में जो भी परिवर्तन हो रहा है उन सबको नोटिस करते रहें। शरीर की ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है उसे लेकर सजग रहें। मन में विचार और भावनाएं सीमित होते जाएंगे हर एक अभ्यास के बाद, उन्हें लेकर भी सजग होते रहें। अपने ध्यान को अपने शरीर, सांसों में और मन में रखें।
मुस्कान के साथ एक और धीमी सांस, गहरी सांस लें, पूरी क्षमता से धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। पैरों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है तो एक बार पैर को सामने करके हिला लीजिए। विनय जी और कविता जी, जिसका अभ्यास छूट गया है लगातार देरी तक क्रॉस लेग पोस्टर में बैठने का, वो बीच में हिला सकते हैं और वापस आ जाए। आप सोफे पे या चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ऐसे बैठ के करना। अंतिम राउंड के लिए कपालभाति के फिर से घुटने पे हाथ रखें, मुस्कान के साथ धीमी गहरी सांस भरें, मल द्वार को बंद करें, मसल्स को खींच लें, मुंह बंद लगा लें, स्पाइन सीधा, चिन पैरेलल टू अर्थ। 1 2 3 4, आंखें बंद। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथों को आसमान की तरफ करके विश्राम करें। पांच मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। अपने बाएं वाले हाथ को खुला हुआ नीचे रख लीजिए, कोई मुद्रा मत बनाइए। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए, दाएं हाथ को ऊपर उठाइए और राइट वाले हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंदर मोड़ लीजिए। थंब के बाद फर्स्ट 2 फिंगर्स को, सेकंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर को नीचे मोड़ लीजिए। अपने पूरी सांस पहले दोनों नॉस्ट्रिल से भर लीजिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल को अपने राइट थंब से, राइट हैंड के थंब से क्लोज करिए और लेफ्ट से बिना सांस की आवाज के धीरे धीरे सांस छोड़ते जाइए। धीरे धीरे बिना आवाज के सांस छोड़ते जाइए और नाभि को अंदर खींचते जाइए। फिर ढीला छोड़ दीजिए, लेफ्ट से ही अपने आप सांस भरने दीजिए। जब सांस भर जाए तो थोड़ा और खींच के भरिए ताकि आपके चेस्ट एक्सपैंड हो, कॉलर बोन एक्सपैंड हो। धीरे धीरे बिना आवाज के। और फिर अपने रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लीजिए और अंगूठे से राइट को ओपन कर लीजिए और फिर स्लोली अपने राइट से सांस छोड़ते जाइए, नाभि को धीरे धीरे अंदर खींचते जाइए। पूरी तरह से छोड़ने के बाद ढीला छोड़ दे, अपने आप शरीर को सांस भर लेने दे। अब जब भर जाए तो और थोड़ा धीरे धीरे प्रयत्न करके भरिए, अपने चेस्ट को और कॉलर बोन को सांस के साथ एक्सपैंड होने दीजिए। अब अपने थंब से बंद करिए राइट को और लेफ्ट को ओपन करके धीरे धीरे सांस छोड़िए। मेरे अगले इंस्ट्रक्शन तक जारी रखें। अगर आपका राइट वाला हाथ थक जाए तो लेफ्ट वाले हाथ से सपोर्ट दे दीजिएगा, अपने राइट वाले हाथ के एल्बो के नीचे लेफ्ट वाले हाथ को लगा। अदरवाइज बिना सपोर्ट दिए करते रहें। अगला इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद लेफ्ट से सांस छोड़ने के बाद ही हाथ को नीचे रखें। 5 मिनट्स आंखें बंद करके आती जाती सांसों का ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में रखें। कंटिन्यू करें। मुस्कुराते मुस्कुराते करें, चेहरे पर तनाव ना आए बिल्कुल भी। स्लो एंड डीप ब्रीथिंग।
राज्य आप लेफ्ट हाथ से करें, अपने लेफ्ट वाले हाथ को नीचे रखिए और राइट से करिए। हाथ को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ राइट से ही कर सकते हैं। नहीं तो असर उल्टा हो जाएगा। सांस लेते और छोड़ते समय सांसों की आवाज नहीं आनी चाहिए। Soundless, effortless breathing. Slow but deep breathing. जारी रखें। पाँच मिनट से कम करने पे आपको फायदा नहीं होता। उनके बाद लेफ्ट से सांस छोड़ने के बाद ही चक्र पूरा करने के बाद ही हाथ नीचे करिएगा। Complete your cycle by breathing out from your left nostril. लेफ्ट से सांस धीरे धीरे छोड़ने के बाद हाथ नीचे कर लें और आंखें बंद रखें। आंखें बंद करके अपनी सांसों पर पुनः गौर करें और देखें आपकी सांसों की गति बिल्कुल धीमी हो गई है, गहरी हो गई है सांसें। मन शांत, समय आपका मन वायु से भी हल्का है, जल से भी तरल है, व्याप्त है सब जगह, फैला हुआ। शरीर स्थिर है। धीरे से आंखें खोल लें और हम ध्यान यात्रा की तैयारी करने जा रहे हैं। आपको जो पैर में हिला लीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन में आपको पीछे वॉल का सपोर्ट लेके बैठना हो, सपोर्ट लेके बैठे, आपको चेयर पे सोफे पे बैठना हो। अगर आपको 15 to 20 मिनट्स क्रॉस लेग पोस्चर में बैठने में प्रॉब्लम होती है, हिलते डुलने रहने की आदत है, तो जैसे आप कंफर्टेबल बैठते हैं वैसे बैठते हैं। बस स्पाइन सीधा रहना चाहिए और सब ढीला छोड़ देना है। रीढ़ को सीधा रखना है। ध्यान करते समय 3 नियम याद रखें। पहला नियम,
मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं किसी भी पद पे हूँ, मुझे कितना भी ज्ञान प्राप्त है, मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूँ, तो मन में ऐसा भाव लाए कि आप ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पहला भाव ध्यान करने से पहले। दूसरा भाव, मुझे इस ध्यान यात्रा से कुछ हासिल नहीं करना है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस मेडिटेशन सेशन। मुझे कुछ प्राप्त करने के लिए ना शांति प्राप्त करनी है, ना मोक्ष प्राप्त करना है, ना कोई बुद्धत्व की प्राप्ति, विजडम नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट नहीं बनना, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस छोड़ देना है अपने आप, समर्पित कर देना है, समर्पण भाव से ध्यान करना है। तीसरा, ध्यान करने का प्रयत्न करके ध्यान नहीं करना, कुछ भी करना नहीं है। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन दिस मेडिटेशन सेशन। You have to just follow a little bit of instructions in my voice. Just that's it. और वो भी बहुत ध्यान से नहीं सुनना मेरे इंस्ट्रक्शंस को, हल्का सा बस इंस्ट्रक्शंस को सुनिए, उनको फॉलो करते जाइए और आपका माइंड अपने आप आपको फॉलो करता जाएगा और आप उंगली पकड़ के उसको इंस्ट्रक्शंस के साथ वहां पे पहुंचा के बस छोड़ दीजिए, उसको लिबरेट हो जाने दीजिए, माइंड फ्री होता है। दैट्स इट, वही ध्यान, कोई फोकस नहीं करना है, कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। मेडिटेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं करना है, मेरी बातों पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बस हल्का सा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना और माइंड को बस लेके जाना है जहां जहां पे बता। आज हम पंच तत्व ध्यान करेंगे। हमारा शरीर, जैसा कि जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लें, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स भी, ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी तत्व, दूसरा है जल तत्व, तीसरा है अग्नि तत्व, चौथा है वायु तत्व और पांचवा है आकाश। इन पांचों तत्वों में पहले जो 4 तत्व हैं, आकाश तत्व के अलावा पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन सब में आपस में मित्रता भी है और आपस में मतभेद भी रहता है, उलझते भी रहते हैं। जैसे जल तत्व पृथ्वी का सिंचन भी करता है और पृथ्वी पर प्रलय भी लाता है, डुबा भी देता है पृथ्वी को। बिना जल तत्व के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है। जो तेल है, घृत है, उनमें जल तत्व है, बिना जल तत्व के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। लेकिन जल तत्व से अग्नि का विरोधाभास भी है। इसी तरह से वायु और अग्नि का भी है, अग्नि और पृथ्वी और वायु का भी है। ये चारों आपस में मित्र भी हैं और आपस में गतिरोध भी रहता है। वहीं पे आकाश तत्व है जो साक्षी बनकर तटस्थ बना रहता है हमेशा। इस सारा ब्रह्मांड और हम स्वयं भी और सभी तत्व इसी आकाश तत्व का हिस्सा है। जो भी खाली जगह है, स्पेस है, ईथर है, हमारे भीतर और बाहर, वो सब कुछ आकाश तत्व है। इन आपस में इनमें गतिरोध भी है और मित्रता भी है, इसीलिए इन्हें पंचभूत या प्रपंच भी कहते हैं। नॉर्मली हम प्रपंच को झगड़ा झंझट समझ लेते हैं, बट प्रपंच मतलब होता है पंच तत्वों का जो है आपस में जो संबंध है, उसे प्रपंच कहा जाता है। पंच तत्वों का ध्यान करने से आपके शरीर के जो तीनों दोष हैं, जो बॉडी में इम्बैलेंसेस पैदा होते हैं, वो बैलेंस होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं और आपका मन अपने आप ये समझने लगता है कि हमारा जो अस्तित्व है, इस शरीर के अलावा भी कुछ है। ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, इसमें और हमारे में कोई भिन्नता नहीं है, एक रूपता है, समानता है। तो आइए हम इसी की अनुभूति करेंगे। दोनों हाथों को अभी फिर से आपको अपने शरीर को लास्ट मिनट एडजस्टमेंट कुछ करना है तो भी हिला डुला के कर लीजिए। अगले 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल स्थिर रहिएगा, चाहे मक्खी आ जाए, मच्छर काटे, सांप काट ले, आप स्थिर रहिएगा। पैर में खुजली हो, झंझनाहट और कुछ भी हो, हिले डुलेगा 5 मिनट बिल्कुल स्टैचू बन जाएगा। दोनों हाथों को खुला हुआ रख लें, ढीला घुटने पे रख लें, आंखें सॉफ्टली क्लोज कर लें। रीढ़ को सीधा रखें, कंधों को, हाथों को और शरीर को पूरी तरह से बिल्कुल ढीला छोड़ें। कोई नियंत्रण ना करें, शरीर को स्थिर रखने का नियंत्रण ना करें, अपने आप रहने दें स्थिर।
मुस्कान धारण करते हुए धीमी गहरी सांस भरें। सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने कंधों को, हाथों को और ढीला छोड़ें। एक और सांस भरें। सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर को और ढीला छोड़े, कंधों और हाथों को और ढीला छोड़े। मन ही मन अपने शरीर के वजन का स्मरण करें, अपने शरीर के भार का, बॉडी के वेट को मन ही मन याद करें। आप जितने भी किलो के हैं, 50 kg, 60, 70, 80, 90 kg, जो भी आपके शरीर का वेट है उसे याद करें। एक और धीमी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते अपने शरीर के वजन को पृथ्वी पर पूरी तरह से डाल दें, छोड़ दें। जिस आसन पर आप बैठे हैं उस पर डाल दें। देखा जाए तो यह पृथ्वी ही हमारा वजन उठाती आई है। यह पृथ्वी तत्व और हमारा शरीर जिस पृथ्वी तत्व से बना है, यह दोनों एक ही है। हमारी त्वचा, मांसपेशियां व अन्य शरीर के भाग भी इसी पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं। दोनों की एक रूपता को स्वीकार करें, उसे महसूस करें। और मन ही मन इन्हें सम्मान दें। मुस्कान के साथ एक और सांस लें। धीरे धीरे जाने दें। हमारे शरीर के कण कण में जल तत्व व्याप्त है। रक्त आदि रूपों में जल तत्व शरीर के कण कण में व्याप्त है। और यही जल तत्व बादलों के रूप में पृथ्वी के ऊपर, नदियों आदि जलाशयों के रूप में पृथ्वी की सतह पर और भूगर्भ में पृथ्वी के भीतर भी यही जल तत्व व्याप्त है। हमारे भीतर जो जल तत्व है वो इसी बाहर के प्रकृति के जल तत्व से ही आया है। इनकी एक रूपता को भी मन ही मन स्वीकार करें, इन्हें महसूस करें और सम्मान दें।
हमारे शरीर में तापमान के रूप में, जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर के रूप में, पेट की अग्नि के रूप में, व अन्य विभिन्न रूपों में कण कण में अग्नि तत्व व्याप्त है। इस सृष्टि में सूर्य रूप में, इन द फॉर्म ऑफ सन, और पृथ्वी के गर्भ में भी अग्नि तत्व व्याप्त है। इस ब्रह्मांड के हर एक कण में अग्नि तत्व व्याप्त है। हमारे भीतर का अग्नि तत्व भी इस ब्रह्मांड के प्रकृति के अग्नि तत्व से ही आया है। इनकी एक रूपता को भी स्वीकार करें और सम्मान दें। मुस्कान के साथ बहुत धीमी सांस लें। जाने दें। हमारे चारों तरफ वातावरण में जो वायु तत्व व्याप्त है और हमारी सांसों के रूप में जो हमारे भीतर वायु तत्व है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एक ही है दोनों। हमारे भीतर की वायु भी इसी प्रकृति की वायु से ही जुड़ी हुई है, एक ही है। मन ही मन इनकी एक रूपता को स्वीकार करें और सम्मान दें। अरबों खरबों तारे सितारे सब कुछ इसी आकाश तत्व का हिस्सा है। सब कुछ इसी आकाश तत्व में स्थित है। हमारे भीतर जो खाली जगह है आकाश तत्व है, और हमारे बाहर जो आकाश तत्व है, पूरा ब्रह्मांड है, वह भी एक ही है। सब कुछ इसी आकाश तत्व में स्थित है। ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सब कुछ इसी में स्थित है। प्रकाश भी इसी में है, अंधकार भी इसी में है।
सभी विचार और भावनाएं भी इसी आकाश तत्व में मंडराते रहे हैं। आप ना तो विचार हैं, ना ही भावनाएं हैं। सब कुछ छोड़कर इस आकाश तत्व में विश्राम करें। अपने आकाशवत स्वरूप में विश्राम करें, जो आप हैं। इस समय सब ढीला छोड़ दें और बस अपने आकाश स्वरूप में विश्राम करें। मन को फैलने दें, विलीन होने दें। शून्य में, आकाश में। Let the mind disappear and dissolve in nothingness, in the zero state. कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है अब। सभी कल्पनाओं को भी छोड़ दें, बस विश्राम करें, बने। ध्यान करने का भी प्रयत्न छोड़कर विश्राम। ना ही कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है, बस बने रहिए, विश्राम करें, गहरा विश्राम।
आनंदित है इस समय, प्रसन्न है, प्रेम का भाव हृदय से उमड़ रहा है, जो कि आपका अपना वास्तविक स्वरूप ही है। चेतना की मुस्कान हृदय से निकलकर अधरों पर आ रही है। अपने आप मन खिल रहा है इस समय। मुस्कान के साथ एक और सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे अपने शरीर के एक एक अंग से अवगत हो जाए। Feel your eyes, feel your face, feel your throat, feel your shoulders, feel your both arms. दोनों हाथों को भी महसूस करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें, फील करें। एक और सांस मुस्कुराते मुस्कुराते लें और सांस छोड़ते छोड़ते इस मुस्कान को अपने सिर के पीछे तक, कानों तक और कान के भी पीछे, सिर के पीछे तक फैल जाने दें। इस मुस्कान को अपने हृदय में उतर जाने दें। कंधों में, हाथों में, शरीर के कण कण में इस मुस्कान को फैल जाने दें। जैसे पूरा शरीर मुस्कुरा रहा हो, आनंदित हो। अपने चारों तरफ के वातावरण में अपनी मुस्कान के साथ अपनी ऊर्जा को फैल जाने दें, भीतर जाने दें। अपने प्रकाश को, तेज को फैलने दें चारों दिशाओं। चारों तरफ के वातावरण से अवगत होते होते धीरे धीरे समय लेकर आंखें खोल सकते हैं। जी, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके साथ मेरा और मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ कैसा अनुभव रहा। हमने 17 मिनट 27 सेकेंड का मेडिटेशन किया है, 17 मिनट 27 सेकेंड। तो आपको 17.5 मिनट अगर वैसे बैठा दिया जाए, कविता जी अपना वाला माइक बंद कर दीजिए। 17.5 मिनट में कुछ वैसे बैठा दिया जाए तो पैरों में झंझनाहट लगेगी, दर्द लगेगा, लेकिन 17.5 मिनट जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो आप अपनी बॉडी को भूल जाते हैं और माइंड रिलैक्स हो जाता है। हमारा जो शरीर है ना सर, वो 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों से में ही अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलकर 3 प्रकार के दोष होते हैं शरीर। इन्हीं दोषों में वात, पित्त और कफ, इन्हीं 3 दोषों में जब इम्बैलेंस होता है, संतुलन पैदा होता है, तो शरीर में बीमारियां होती हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं अपने दोषों को बैलेंस करने के। उनमें से एक तरीका होता है तत्व ध्यान, और इसके साथ साथ अपने डाइट में आपका जो तत्व इम्बैलेंस होता है उस हिसाब से उस डाइट को मेंटेन करना होता है। वो चीजें नहीं खानी होती है जिनकी वजह से आपका वो दोष इम्बैलेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो है अपना इम्बैलेंस बॉडी टाइप पता करना होता है कि मेरे बॉडी में कौन सा दोषा का डोमिनेंस है, कौन सा दोषा जो है वो कम है, कौन सा ज्यादा है। तो बहुत सारे फीचर होते हैं हर एक दोष के, वो फीचर्स को हम पॉइंट वाइज लिखते जाते हैं कि अच्छा ये वाला है फीचर, ये वाला नहीं है। जैसे सपोज मैं अपना बताता हूँ कि मेरी, मान लीजिए अभी तो नहीं है लेकिन वैसे नॉर्मली मेरी बचपन से ड्राई स्किन रही है। तो ड्राई स्किन होना प्लस बाल मेरे हल्के हैं, बोन डेंसिटी मेरी हल्की है, लीन बॉडी रही है, तो ये वात दोष के लक्षण है। विचार बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेरे आते जाते हैं
और जो है मैं बहुत एक्टिव रहना पसंद करता हूँ, एक ही तरह का काम लगातार करना पसंद नहीं करता हूँ। ये वात बॉडी के लक्षण हैं। इसी तरह से जो कफा बॉडी होती है, वात बॉडी में क्या होता है, वायु और आकाश तत्व की प्रचुरता होती है। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो जो वात बॉडी वाले होते हैं वो बहुत खर्चीले होते हैं, उनके पास जैसे वायु चंचल होती है ना, तो पैसा कब आया कब चला गया उनको खुद को पता नहीं होता, वो कभी दिमाग लगा के पैसे खर्च भी करते वात बॉडी वाले, एक जगह पे बैठ नहीं सकते। मेडिटेशन कराना भी बात बॉडी वालों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम होता है, क्योंकि उनको एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, बैठेंगे भी तो हाथ से यहाँ खुजली करेंगे, कुछ करते रहेंगे, सिर यहाँ, मतलब उनको हाथ पैर भी एक जगह स्थिर रहना पसंद नहीं होता। ये बात बॉडी कफा बॉडी होती है जिसके अंदर पृथ्वी तत्व और वाटर एलिमेंट, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट ज्यादा होते हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व की क्षमता होती है। तो जैसे मिट्टी पे पानी डाल दीजिए, मिट्टी उड़ रही है धूल उड़ रही है, पानी डाल दीजिए तो मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है, बैठ जाती है। तो जिसके अंदर कफा प्रोमिनेंस होता है वो स्थिर रहना पसंद करता है, अपना जो डेली रूटीन है उसमें चेंजेस, परिवर्तन पसंद नहीं होता है कफा बॉडी। कफा बॉडी वालों के लिए वाटर की बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है और उनका जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो बहुत माइल्ड होता है, उनको जल्दी से खाना पचता नहीं और उनको भूख जल्दी से नहीं लगती, उनको प्यास भी जल्दी नहीं लगती क्योंकि वाटर ऑलरेडी रिटेन होता है बॉडी में। उनको बहुत जल्दी जो है टैनिंग नहीं होती, धूप में चले जाए तो टैनिंग ज्यादा उनको नहीं होती क्योंकि वाटर होता है बॉडी के अंदर। बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी भी नहीं लगती। उनको जो सपने आते हैं वो सपने कभी ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं, कभी कलरफुल आते हैं। उनको जो पैसे फाइनेंसेस होते हैं वो बहुत अच्छे जो है सेविंग की हैबिट होती है उनके अंदर। जैसे अर्थ में जो मिट्टी दब जाती है, ऐसे पैसा जो आता है वो दबा के रख लेते हैं, वो खर्चा नहीं करते, सेविंग की आदत होती है, बचाते हैं, कंजूस टाइप के होते हैं। और जो उनकी प्रतिक्रिया होती है किसी चैलेंज पे, विषम परिस्थितियों में, वो बहुत सहज होती है, मतलब बहुत ठंडे प्रकृति के होते हैं। मतलब जैसे कहीं पे कोई आग भी लग जाए तो कहेंगे कि अच्छा आग लग गई, पता करो कहाँ पे शॉर्ट सर्किट से क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको बुझा देते हैं, ठीक करते हैं। जो वात प्रकृति वाला होगा, वात प्रकृति वाले की फियर फैक्टर हावी होगा, वो कहेगा आग लग गई भागो, पहले भागने का उसके अंदर आएगा, पहला जो विचार आएगा भागने का आएगा। कफा बॉडी वाले का जो पहला विचार आएगा वो सोल्यूशन का आएगा। तो जितने भी अच्छे बॉसेस होते हैं जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छे गुड मैनेजरियल स्किल्स जिनके अंदर होती है, वो कफा बॉडी वाले होते हैं। वात बॉडी वाले जनरली जो है वो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। जितने भी अच्छे लीडर्स होते हैं वो कफा बॉडी वाले होते हैं, थोड़ा हैवी बॉडी होती है कफा बॉडी वाले। फैट एलिमेंट भी ज्यादा होता है और वाटर एलिमेंट भी ज्यादा होता है। फिर आते हैं पित्त बॉडी। पित्त बॉडी में अग्नि तत्व और जल तत्व वाली होता है। जैसा कि नाम ये अग्नि, फायर एलिमेंट ज्यादा होगा तो ऐसे लोग सबसे पहला जो फीचर होता है उनको गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता है, एग्रेसिव नेचर के होते हैं ऐसे लोग। उनका डाइजेस्टिव फायर सुपर हाई होता है, हमेशा भूख लगी रहती है। एक होता है क्रेविंग, एक होता है सच में भूख लगी, उनको सच में भूख लगी रहती है हमेशा। उनके जो बाल होते हैं, चूंकि अग्नि तत्व तो बहुत ज्यादा होता है, उनके बाल भी कर्ली हो जाते हैं। मेरे बाल हल्के हल्के कर्ली हैं, कविता जी के भी कर्ली है, मुझे मतलब मैंने मिला तो नहीं लेकिन मुझे इसमें देख के लगता है। तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एग्रेसिव नेचर के होते हैं ऐसे लोग। फाइनेंसेस उनके जो है बहुत सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना तो फिजूल खर्ची करते हैं ना ही बहुत सेविंग करते हैं। लगाते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, पैसा सही जगह पे लगाते हैं, फालतू पैसा नहीं खर्च करते हैं। खर्च करते हैं लेकिन सही जगह पे खर्च करते हैं। ऐसे लोगों को सपने जो है वो कलरफुल आते हैं। थॉट्स कभी कभी बम्बार्डमेंट होता है, बहुत ज्यादा आते हैं, कभी कभी शांत हो जाते हैं। इस तरह के थॉट्स होते हैं अग्नि तत्व वालों के। अग्नि तत्व का जो रिएक्शन होता है चैलेंजेस को लेके, वो सबसे जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो गुस्से का रिएक्शन होता है, एग्रेशन का रिएक्शन होता है। जैसे वात बॉडी वाले का भागने का रिएक्शन होता है, फियर डर का रिएक्शन होता है। कफा बॉडी वाले का जो है सॉल्यूशन का रिएक्शन होता है। पित्त बॉडी वाले का जो है क्रोध का, एग्रेशन का रिएक्शन होता है। तो हो सकता है कि किसी की बॉडी में ये तीनों ही डोमिनेंट हो, कभी कभी अलग अलग टाइप पे हो सकता है कि तीनों में से एक बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो सकता है तीनों में से दो डोमिनेंट। तो आप अपने फीचर्स को देखिए, कौन से फीचर्स किसके अंदर क्या डोमिनेंस है, उस हिसाब से आपको अपने
नंबर ऑफ मील्स चेंज करने होते हैं। नंबर ऑफ मील्स के साथ साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सपोज आपकी सर कफा बॉडी है, आप आपने ये फीचर सुने, आपको इन फीचर्स के हिसाब से अपनी बॉडी टाइप क्या लगा? हाँ मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इस बारे में कभी सोचा नहीं। तो कफा ही उसी के आसपास कहीं जा रहा है। कफा बॉडी जो होती है, कफा बॉडी में, कफा बॉडी वालों को ही डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर नहीं होता है तो आगे होने के चांसेस होते हैं। कफा बॉडी वालों को हार्ट एलिमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फैट रिटेंशन भी होता है बॉडी के अंदर, वाटर के साथ साथ फैट रिटेंशन भी होता है। और कफा अगर डोमिनेंस है सर, तो ऐसी चीजें जिससे कफा डोमिनेंस बढ़ता है, ऐसी चीजें अवॉइड करिए, और ऐसी चीजें जिससे बाकी के तत्व जो है बढ़ते हैं वो चीजें खाइए। जैसे बनाना मत खाइएगा, बनाना जो है ठीक। कफा बढ़ाता है। मैं एक लिस्ट ऑफ फूड जो है वो कविता जी को और आपको भेज दूंगा, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। वो चीजें कफा बॉडी बढ़ाता है, कफा बढ़ाता है, उनको निकाल दीजिएगा। जैसे ठीक। पोटैटो है, पोटैटो से भी कफा बढ़ता है, तो मैं आपको भेज दूंगा। तो आप इनडायरेक्टली देखेंगे, अगर जो है जो आयुर्वेद में कफा बॉडी के लिए लिखा हुआ है ना, वही सब चीजें डॉक्टर बोलता है कि ये डायबिटीज के लिए नहीं खानी चाहिए। इनडायरेक्टली आप वही देखेंगे, हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। जो कफा बॉडी वालों का है वही चीज आयुर्वेद बताता है, मतलब डॉक्टर बताता है कि वही हार्ट के लिए और डायबिटीज के लिए बुरी चीज है। इसी तरह से अग्नि तत्व, अगर गुस्सा, जिसको गुस्सा ज्यादा आता हो तो अग्नि तत्व किससे, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जिसको डिप्रेशन होता हो, जिसके थॉट बहुत एग्रेसिव होते हो, जिसकी बॉडी एग्रेशन बहुत ज्यादा आता हो, जिसकी बॉडी टैन हो जाती है, बहुत गर्मी जिसको बहुत ज्यादा लगती है, टेम्परेचर वाली नॉर्मल गर्मी, तो एक तो दिमाग वाली गर्मी, बॉडी को भी गर्मी जिसको बहुत ज्यादा लगती है, उसको नॉनवेज बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए, अंडे भी नहीं खाने चाहिए, कुछ भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। चाहे बॉडी में विटामिन डी सी कुछ भी कम हो, B12 कम हो, कुछ भी कम हो, आप इंजेक्शन लगवा लीजिए B12 का, वो ले लीजिए। नॉनवेज, नॉनवेज किसको खाना चाहिए? नॉनवेज उसको खाना चाहिए जिसका प्रोफेशन मर्डर करने का, एग्रेशन लाना है बॉडी में, तब आप खाइए। आप सैनिक हैं, आप फौज में हैं, सेना में हैं, या आप टेररिस्ट हैं, खाइए आप नॉनवेज, क्योंकि आपको जो है एग्रेशन और बढ़ाना है अपनी बॉडी का, माइंड का। लेकिन आपका काम जो है अगर जर्नलिज्म का है, पत्रकारिता का काम है, या मेरा काम जैसे शिक्षा देने का काम है, तो मुझे आइडियली जनरली नहीं खाना चाहिए। क्रेविंग्स को अपने कंट्रोल करना सीखना चाहिए। कुछ चीजें और हैं, जैसे टी एंड कॉफी ऑल्सो इंक्रीजेस एग्रेशन, अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं। ऐसी चीजें जो जिससे भी आपका जो है वो गर्मी बढ़ती है शरीर में, गर्मी का एहसास होता है, वो आपको पित्त वालों को नहीं खाना चाहिए। कफा बॉडी वाले खा सकते हैं, लेकिन कफा बॉडी वाले जो है लिमिट में। जब ये सब चीजें कफा बैलेंस हो जाए ना, दोषांश बैलेंस हो जाएगा, तो मैं सर डिटेल में भेजूंगा। कविता जी ने तो ऐसे किया था। जो डिटॉक्स प्लान है ना, कविता जी हैं सर, बुला लीजिए इसी कैमरे पे, क्योंकि वो एक होने लगता साउंड। कविता, कविता आओ इसी उस सर स्पीकर पे इसी कर कैमरे पे बोल रहे बैठ। लीजिए, स्पीकर पे कर लीजिए, तो ताकि सर आप भी सुन सके। जी जी। हाँ, इसको सर डिस्कनेक्ट कर लीजिए स्पीकर पे, मैं जोर से बोल